शुरुआत करते हैं उत्तर माघे प्रदेश की। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे 24 के चौसर की। 2024 लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है। ऐसे में सियासी दल अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। सियासत के जानकारों की माने तो विपक्षी दलों की कोशिश हर हाल में भाजपा के विजय रथ को रोकने की है। एक और अखिलेश यादव हैं जिन्होंने आज दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात की, तो वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की बैठक में सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव शामिल हुए और केंद्र सरकार को अलग अलग मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर मंथन किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विपक्ष की घेराबंदी 2024 चुनाव में भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी। इसी पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2024 के लिए विपक्ष का भाजपा घेरो प्लान। भगवा विजय रथ रोकने के लिए झोंक दी जान। चौबीस में विपक्षी गठबंधन का क्या होगा गुणाभाग। गठबंधन आज नहीं होगा, गठबंधन बाद में होगा, जब चुनाव होगा। गठबंधन जब समय होगा तब होगा। समाजवादी पार्टी अपने अंतिम दौर से गुजर रही है। हमने 14 में, 17 में, 19 में, 22 में देश की जनता के आशीर्वाद से उन्हें परास्त किया है। 2024 में भी माननीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में हम 14 वाला इतिहास दोहराएंगे। हम 75 से अधिक सीटें जीतेंगे। सियासत की शतरंज में कौन किसे देगा मार। हमारी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से हट जाए। इसके लिए देश प्रदेश के स्तर पर जो भी गठबंधन बनाना पड़े, जो भी सहयोग करना पड़े, सहयोग लेना पड़े, देना पड़े, उसके लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। लालू से मुलाकात की लाल सियासत का क्या होगा असर। लालू प्रसाद जी के घर गए, अब भगवान जाने कि वो सिंपैथी में गए या पूछने गए कि भ्रष्टाचार करके कैसे बचा जा सकता है, इतना भारी भ्रष्टाचार करके। 24 की चौसर विपक्ष की घेराबंदी, कमल को कितनी बड़ी चुनौती। तो 24 की चौसर विपक्ष की घेराबंदी। आज दिल्ली में लालू यादव से अखिलेश यादव मिलने पहुंचे। मीसा भारती के आवास पर उनकी 15 मिनट तक की मुलाकात चली। लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की संभावना जताई जा रही कि बातचीत हुई है। दिल्ली में विपक्षी नेताओं ने बैठक की और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव शामिल हुए। सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन भी शामिल हुए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी शामिल रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी शिरकत की। केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ। संसद भवन में ह्यूमन चेन बनाकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। तो ये पूरी कवायद हुई और इन सब के बीच यही संभावना जताई जा रही है कि ये जो चौसर है ये 24 के लिए बिछाई जा रही है। हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़ गए हैं, विधायक हैं भाजपा के। कीर्ति निधि पांडे जी हैं, प्रवक्ता सपा, और सुनील सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता सुभाषपा, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कीर्ति निधि पांडे जी आपके पास आ रहे हैं, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन कवायदों में भी लगे हुए हैं। लालू जी से मुलाकात हुई, अन्य विपक्षी दल जो हैं उनसे बात हो रही है। जो आपका राष्ट्रीय अधिवेशन है वो बंगाल में होगा, निश्चित तौर से ममता जी के गढ़ में हो रहा है। ये जो पूरी कवायद है, क्या ये 2024 की तैयारी चल रही है या फिर हम इसे सामान्य सियासी मुलाकात मानें? देखिए अवधेश जी, जब दो राजनीतिक व्यक्ति मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं तो होती हैं जी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि गठबंधन होगा, समय आने पे होगा, और एक ऐसा गठबंधन होगा जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा। उस भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगा जो किसानों की आय 2022 तक दोगुनी नहीं कर पाए। उस भारतीय जनता पार्टी को हम रोकने के लिए तैयारी में हैं जो भारतीय जनता पार्टी किसानों के फसलों पर एमएसपी नहीं लागू कर पाई। हम उस भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई तो पिछड़े और दलितों के आरक्षण में गोलमाल हो गया, जिसको माननीय कोर्ट भी स्वीकार कर रहा है, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी स्वीकार कर रहा है। हम जाति जनगणना के सवाल पर एकजुट हैं और एक मजबूत गठबंधन, मजबूत विपक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ठीक है राजेश चौधरी जी, और खुलकर सपा
के नेताओं की बात करें या अन्य विपक्षी दलों की बात करें, सबका एक ही एजेंडा है कि बीजेपी को रोकना है। ये जो कई मोर्चों पर रणनीतियां बन रही हैं, इससे निपटने के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, सब नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, केवल एक एजेंडा है कि किसी भी तरह से सत्ता हासिल कीजिए और सत्ता की मलाई चाटने का काम करिए। दूसरा कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। 2019 में भी सारे लोग इकट्ठे हुए थे, पूरे दुनिया ने देखा। मैनपुरी के अंदर इतना बड़ा मंच लगा, यादव परिवार ने साष्टांग होकर के मायावती जी के चरण स्पर्श किए, चरण छुए, और सपा, बसपा, आरएलडी, ये वो सब इकट्ठे होकर के मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने चुनौती दी है उनको। परिणाम आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में क्या हाल इनका हुआ है। उसके बाद 2022 आपके सामने है। लेकिन राजेश चौधरी जी, मैनपुरी का भी परिणाम सामने है। अगर वही रणनीति काम आ गई तो मुश्किल हो जाएगी फिर आप लोग के लिए। देखिए, ये रणनीति कोई नहीं, वो सिंपैथी का चुनाव था और परंपरागत रूप से इनके साथ वो सीट बहुत दिन से रही थी। मुलायम सिंह जी का अपना काम करने की शैली थी, तो इसलिए वो हुआ। अब तो आजमगढ़ भी याद कर लीजिए, आजमगढ़ में क्या हाल इनका हुआ है। अब रामपुर में याद कर लीजिए, रामपुर में क्या हाल हुआ है इनका। विधानसभा जीतना भी मुश्किल हो रहा है, लोकसभा की तो बात छोड़िए। ये सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो इन्होंने अपने जीवन में सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार किए हैं, वो सारे लोग अब लालू यादव के पैर छू रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तो दुनिया में, देश में एकमात्र ऐसे राजनेता है जिनका कैरियर ही भ्रष्टाचार के कारण से बर्बाद हुआ है। उन्हें कोर्ट ने सजा दी है, सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी के पैर छू करके देश की जनता को क्या प्रेरणा दे रहे हैं भाई, आप बताइए ना। कि आप इसी तरह भ्रष्टाचार करेंगे? ठीक है, इसका जवाब कीर्ति निधि जी से लेंगे कि आखिर लालू यादव के पैर छूकर क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ सुभाषपा प्रवक्ता सुनील सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, जो पूरी कवायदे चल रही हैं, पूरा समीकरण शुरू हो गया है, गणित शुरू हो गया है, सुभाषपा कहाँ है? 2024 के लिए आप लोग की कुछ तैयारी है या शांत बैठे हैं आप लोग? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको जी नमस्कार। सुभाषपा इस समय जनता के बीच में है और हम लोग यहाँ से लेकर और बिहार तक अपनी छोटी छोटी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी महिला हक अधिकार रैली हम लोग किए हर मंडलों पे, और इस समय भी हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 200-400 किलोमीटर की यात्रा करके और पूरे प्रदेश ही नहीं बिहार तक जनता के बीच में हम लोग अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं। और रहा बात हम लोगों का, तो हम लोग जनता के साथ जो मुद्दे हैं उनके साथ उनको जगाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के भाई हमारे बता रहे थे, आपके द्वारा भी यही था कि कवायद शुरू हो गई है। कवायद तो हमेशा हम लोग शुरू किए रहते हैं, हर वक्त हम जनता के बीच रहते हैं। अभी हम लोग घोसी में हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी के साथ में हम लोग हैं, और जनता के बीच में जाके उनके सुख दुख में हम लोग शामिल होते हैं, उनकी बातों को हम लोग समझते हैं, और जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उनको हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी सड़क से लेकर सदन तक उठाते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग जनता से जुड़ रहे हैं और लोग रणनीतियां बना रहे हैं। कीर्ति निधि, जो बात अभी राजेश चौधरी जी पूछ रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की छवि क्या है, किस तरीके से उनको कोर्ट ने सजा दी, किस तरीके से करियर खत्म हुआ, ये पूरा देश जानता है। ठीक है, आपका गठबंधन मजबूत हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार जिन पर सिद्ध हो चुका हो, उनके पैर छूकर क्या संदेश दे रही सपा? देखिए अवधेश जी, लालू प्रसाद यादव जी देश के उन समाजवादी नेताओं में हैं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने नहीं टेके, कभी समझौता नहीं किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने से लेकर के जाति जनगणना तक की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी की समाजवादी विचारधारा के नेताओं ने किया। और अवधेश जी, राजेश चौधरी जी विधायक अभी कह रहे थे सत्ता की मलाई और भ्रष्टाचार की बात। मैं इनसे 2-3 सवाल पूछता हूं कि हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का एक बुकलेट जारी किया। आज वो हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्या वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया? दूसरा सवाल, अभी 1 महीने पहले मेघालय के अंदर चुनाव हो रहा, कॉनराड संगमा साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था, सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस तोड़ दिया
और पूरे मेघालय के अंदर जनसभा करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष समेत सभी नेताओं ने कहा कि कॉनराड संगमा जितना भ्रष्टाचारी कोई दूसरा नेता मेघालय के अंदर नहीं है। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। 2 सीट वाली भाजपा 2 सीट पे पुनः मेघालय में जीत करके सत्ता की भलाई के लिए उसी भ्रष्टाचारी के साथ समझौता करने का काम किए। बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया शारदा स्कैम में, और उसके बाद आज देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है, जो खुद मुलजिम हो वो माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है, ममता बनर्जी जी से पूछताछ सीबीआई नहीं कर रही है। बिल्कुल, 3 उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण कीर्ति निधि जी, इसका जवाब ले लेते हैं। राजेश चौधरी जी, ये कौन सा वॉशिंग पाउडर रखते हैं आप लोग? ये कौन सी वॉशिंग मशीन है कि बिल्कुल धो देते हैं, शुद्ध हो जाता है नेता? हेमंत विश्व शर्मा से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक, इसका जवाब आप लोग नहीं देते। देखिए कीर्ति निधि जी हमारी कमियां गिना रहे थे। इनका काम है विपक्ष का कि हमारी कमियां गिनवाना, और इनकी नज़र में हमने जो इन्होंने बताया उसको एक बार को मान लो स्वीकार भी कर लिया जाए, तो क्या ये भी यही करेंगे? ये भी लालू यादव जैसे भ्रष्टाचारी के चरणों में जाकर के गिरेंगे? तो फिर आपने स्वीकार कर लिया तो फर्क क्या है? इसका मतलब करते हैं कि आपने स्वीकार कर लिया कि भ्रष्टाचार को सफेद कर रहे हैं। हेमंत विश्वा शर्मा के खिलाफ जांच हुई, जांच में निर्दोष पाए गए, वो कोर्ट से कन्विक्टेड नहीं है। हेमंत विश्वा शर्मा कोर्ट से कन्विक्टेड नहीं है। अरे भ्रष्टाचारी तो अखिलेश यादव है, सबसे बड़े बेईमान तो अखिलेश यादव है भाई। पार्टी जिसको भ्रष्टाचारी और बेईमान बता रही थी, उसके साथ समझौता करके सरकार चला रहे। गोमती रिवर फंड में घोटाला किया, कितने बड़े बड़े घोटाले के इतिहास तो इनके नाम है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदने से लेकर के सरकार बनाने तक का काम कर रही है। यही तो कर रहे विधायक जी आप। मध्य प्रदेश में विधायक खरीद के सरकार बना रहे हैं, कर्नाटक में विधायक की बात पूरी हो जाए तो बता देना, अच्छा नहीं लगता कि मैं बीच में इनको डिस्टर्ब करूं या इनकी आवाज बंद करिए, बीच में नहीं बोलेंगे। अरे आपने बुकलेट जारी किया था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, क्या हुआ उनके भ्रष्टाचार का? आपके साथ आगे अरे भ्रष्टाचारी तो अखिलेश यादव है ना भाई। अखिलेश यादव के प्रॉपर्टी कौन सा बिल चल रहा है बताइए ना। उनके खिलाफ 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी तो एक नंबर में इकट्ठा की है। कौन सा फैक्ट्री चलती है जरा बताओ ना। उनका मुलायम सिंह यादव जी कौन से राजघराने से आगे थे, बताओ कहां से इतना पैसा इकट्ठा किया है? विशुद्ध रूप से बेईमानी और भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण उत्तर प्रदेश के अंदर है सुप्रीम तो यादव फैमिली है। यदि आप जाएंगे बिहार में तो लालू यादव है, बंगाल में जाएंगे तो ममता बनर्जी है, दिल्ली में जाएंगे तो केजरीवाल है। ये सब यूज बलवों की ढालर बना करके मोदी जैसे तपस्वी। ठीक है, ये तमाम चीजें, लेकिन राजेश चौधरी जी तमाम बातें तो है, लेकिन आपने अपने वॉशिंग पाउडर का नाम नहीं बताया। बता दीजिए, सुनील जी के भी काम आ जाएगा, कीर्ति जी के भी काम आ जाएगा। मैं सीना ठोक करके कहता हूं कि 9 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। कोई माई का लाल एक आरोप लगा के दिखा दे। आज दुनिया के सर्वमान्य नेता है नरेंद्र मोदी जी, ये हमारी उपलब्धि है। हमने हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, ये हमारी उपलब्धि है। बीत जाने के बाद भी किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, हमारी उपलब्धि है। और हर गरीब के घर को राशन फ्री में पहुंचा रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। कोरोना काल में भारत को विकास करके नंबर 1 पर खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये हमारी उपलब्धि है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सबको रोजगार देने का काम करती है, ये हमारी उपलब्धि है। आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप केवल यादव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री चलाएंगे। कीर्ति निधि पांडे जी जैसे लोग तो बदनामी चल रहा है उसका, यादव परिवार का। शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े और दलितों का आरक्षण खा गई आपकी सरकार। 67 में से एक जाति के कितने एसडीएम आपने नियुक्त किए थे बताइए। आज मैं सीना ठोक करके कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भर्ती होती है तो कोई माइका लाल भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जरा सी भी कहीं गड़बड़ होगी तो उसको जेल में सीखों के पीछे पहुंचाने। सवाल हो रहा है 24 की चुनौतियों को लेकर। सुनील सिंह जी, आपने पूरी चर्चा सुनी, राजेश चौधरी जी की, कीर्ति निधि जी की। बड़े दल हैं और बड़े बड़े दलों से इनके समझौते के प्रयास भी चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन आपकी जो पार्टी है एक निश्चित वोट बैंक के साथ काम करती है। हालांकि जो मुद्दे हैं आपके सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा तो बनना पड़ेगा बड़ी लड़ाई में। तो आप लोगों ने क्या गठबंधन को लेकर कोई सोच विचार शुरू किया है या अभी आप केवल जनता से जुड़ रहे हैं? देखिए, अभी तो हम लोग जनता के बीच में हैं। गठबंधन तो होना ही है,
जैसे अखिलेश जी अपना घूम रहे हैं, लेकिन अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश जी जा रहे हैं वहाँ तेलंगाना जा रहे हैं, वहाँ ममता जी के यहाँ जा रहे हैं। अब अखिलेश जी वहाँ उनको कितना वोट दिला देंगे और वो लोग इनको कितना वोट दिला देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये अपरिपक्व नेता का ये अपने को प्रेषित कर रहे हैं। गठबंधन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गठबंधन कीजिए तो वोट का लेन देन तो कम से कम फिक्स हो जाए कि कौन कितना वोट दिलवाएगा। और दोनों भाइयों की हम बात सुन रहे थे, ये तो सही में है कि भाई मोदी जी की सरकार में अभी तक कोई क्लेम ऐसा ब्लेम नहीं लगा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे योगी जी की भी सरकार यहाँ पे रही है, किसी भी नेता के ऊपर या किसी अधिकारी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जांच एजेंसियां हैं और जो भी ऐसा करता है उनकी जांच होती है, लेकिन निश्चित तौर पे ये मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, भ्रष्टाचार से इस समय अभी तो मुक्त दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार होता था, या जैसे लोग कहते थे कि गुंडों की सरकार है, तो ये चीज तो इस समय प्रदेश में निश्चित तौर पे उसमें कमी हुई है। और गठबंधन ठीक है, तो आप मानते हैं कि आप जनता के बीच है और बीजेपी अभी फिलहाल इससे दिग्लिंग कीर्ति जी। अभी सुनील जी अपराध का जिक्र कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि उमेश पाल जिनकी हत्या हुई 2016 में, उन पर प्रयागराज में कोर्ट परिसर में पिस्टल तान दी गई थी गवाही को लेकर, वहां से अपहरण की कोशिश हुई थी, पुलिस ने बचा लिया था, लेकिन आपकी सरकार थी तो मामला दर्ज नहीं हुआ। 7 महीने बाद बीजेपी आई, तब जाकर FIR दर्ज हुई। और आप अभी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े समाजवादी देश में, तो ये भी लोग समझना चाहेंगे कि समाजवाद में चारा चैप्टर या अपराध चैप्टर कहां से आया? देखिए अवधेश जी, जो हमारे मित्र सुनील जी कह रहे थे, एक बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि जहां सत्ता के खिलाफ मुझे बता दीजिए, विपक्षी दलों को लड़ना चाहिए, सजा दी है तो आप कोर्ट से सहमत हैं कि नहीं है? दल अखिलेश आप यादव कोर्ट की बात और से समाजवादी कोर्ट ने पार्टी के उनको खिलाफ सजा बोल रहे दी है कि वो चारा चोर है, भैंसों का चारा खा गए थे लालू यादव। का काम कर रही है, इससे आप सदन से सहमत लेकर हैं कि नहीं है, ये तो जरा स्पष्ट कर दीजिए। और भैंस का चारा खाने वाले के आपके अखिलेश यादव जी जाकर के चरण स्पर्श करने का काम करेंगे, तो आप क्या मैच लेना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश को कब इसी तरह से भ्रष्टाचार करेंगे? आपने स्वीकार कर लिया, जैसे लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया, वही करने का काम करेंगे आप? ये कोशिश कर रहे हैं क्या? शुभेंदु अधिकारी के देखिए, थानों की नीलामी सरकार में होती थी, सारे भ्रष्टाचारी नेता जो है, होती थी, जो चाचा, भतीजा, भाई, फूफा, मामा, चाचा यादव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सारे लोग ऐसे लूटने निकलते थे उत्तर प्रदेश को जैसे इनकी जागीर ये हो। अटैची भर भर करके नोट ले जाते थे, क्योंकि अगर अपराधियों की सूची जारी कर देंगे किया तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। बलात्कार और घिनौना कांड किया का मुकदमा दर्ज करने का काम नहीं किया अखिलेश यादव जी की सरकार ने। 6 महीने उसको बगल में लगा के घूमते रहे बलात्कारी अखिलेश यादव जी को, बलात्कारी इसको गायत्री प्रजापति को। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर बनाया, तब मुकदमा। ठीक है, आप दोनों लोग बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है। राजेश चौधरी जी ये बताइए कि विपक्ष तो एकजुट हो रहा है, इसकी काट क्या रहे? क्योंकि ये सवाल तो आप पर उठेंगे, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी के हों, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा के हों, या तमाम चीजें जो आ रही हैं आरक्षण की, ये तमाम चीजें ऐसी जिसको लेकर सवाल उठेंगे आप पर। राजेश जी देखिए, हमारे पास कुशल नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तपे तपस्वी को प्रधानमंत्री के रूप में हमने देखा है, और उनके 10 साल का कार्यकाल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और पूरे देश में 10 साल के अंदर जो विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए, जिस तरह से दुनिया के अंदर भारत की धाक बनी है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, गरीब का कल्याण हुआ है, रोजगार के अवसर प्रदान हुए, उन सब मुद्दों को लेकर के हम चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और इनको हवा की तरह उड़ा देंगे। समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पार्टी है, इनका राष्ट्र तो उत्तर प्रदेश ही है।
अब तो जगह जगह जाकर के ये केवल न्यूसेंस करने का काम कर रहे हैं और दूसरा कोई काम नहीं। इनका अस्तित्व तो कहीं नहीं उत्तर प्रदेश के बाहर, और उत्तर प्रदेश की जनता में भी बेनकाब हो चुके हैं। इनके गुंडागर्दी के शासन को देखा है किस तरह से पलायन होता था, इस तरह से। लेकिन ठीक है कीर्तिनिधि जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, वक्त कम है। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, तो क्या ये दिल जाति से चलेगा, जाति जनगणना से चलेगा, रामचरितमानस के अपमान से चलेगा? ये सब मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर मौर्य साहब तो बिल्कुल कसम खा के बैठ गए हो। अवधेश जी, आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय अगर लागू करना तो जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं तो संविधान में जाति जनगणना की बात कहाँ है? 2000 से आप जातियां 6000 ले आए, 6000 से आप 18000 कर देंगे। ये देश है, मजाक बना दिया आप लोगों ने। आपको मालूम पड़ जाएगी हिंदू को कमजोर समझा रामायण जलाएंगे, जैसे वो व्यक्ति रामायण जलाएगा उसका प्रमोशन समाजवादी पार्टी में कब्जा पिछड़े याद नहीं आए। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करना है, सामाजिक न्याय चाहते हैं लोगों के साथ, तो जाति जनगणना करानी पड़ेगी। और बिना जाति जनगणना नहीं तो ये याद आप लोग को सत्ता में रहते क्यों नहीं आई थी कीर्तिनिधि जी? ये अभी क्यों याद आ रही है वाली? अभी क्यों याद आ रही, पहले याद क्यों नहीं आई? कोई मुद्दे नहीं है इनके पास, कोई मुद्दे नहीं है। सरकार के खिलाफ 0% एंटी इनकम्बेंसी है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सरकार बहुत बढ़िया तरह से काम कर रही है। तो ऐसे या उल्टे सीधे काम करेंगे, क्या करोगे जी? ठीक है, सुनील सिंह जी आप कुछ कह रहे थे जाति जनगणना के मसले पे, सुनील जी। हम समाजवादी पार्टी के भाई साहब से पूछना चाहते हैं कि 4 बार आपकी सरकार थी, उस समय जाति जनगणना आपको याद नहीं आई? उस समय अति पिछड़ा आपको याद नहीं आया? उस समय तो सिर्फ एक जाति को आगे बढ़ाने में, उनको हक हिस्सा दिलाने में आप मस्त थे। यहाँ तक कि आप जिनके वोट पे सत्ता में पहुंचे, मुसलमानों के वोट पे, उनका भी आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ किया तो। सुनील जी एक बात केवल बता दीजिए, अगर मैं इतना गड़बड़ था तो आप लोगों ने समझौता क्यों किया था समाजवादी पार्टी के साथ? आप बताइए समझौता है, आप उसके अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुनील जी, याद नहीं कर पाते हैं। अब आप दूसरे दल की तरफ देखिए राजनीति ये सवालों का सिलसिला थमेगा नहीं, सब एक दूसरे सवाल पूछ सकते हैं और यही सवाल बताते हैं कि मामला बिल्कुल गरमाया हुआ है, 24 की चौसर बिछ गई है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने की, बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि रणनीतियों पर काम शुरू हो गया है, सवाल तीखे हो रहे हैं और घेराबंदी चल रही है। देखने वाली बात होगी कि इन चुनौतियों से पार कौन पाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।